हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे मार्च 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लेक्चर के तुरंत बाद ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा कंपाइल्ड पीडीएफ जो कि मार्च का था, और इसके अलावा भी डेली बेसिस पे हम लोग पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इस लेक्चर को आप लोग अपना एक रिवीजन या इसको एक टेस्ट मान के अटेम्प्ट करा करो कि आपको कितनी चीज़ें पता है, और कुछ जो स्टैटिक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं साथ ही में। और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग जम्मू से हैं आप लोग हमारी लाइब्रेरीज में भी विजिट कर सकते हैं। एक आपको परेड ग्राउंड के पास मिल जाएगी जम्मू में, और एक आपको उधमपुर में मिल जाएगी गोवर्धन पैलेस के पास। और अगर आपको कोई क्वेरी है आप लोग हमें मेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात करेंगे, अभी हाल ही में एक एफई इंडेक्स, ठीक है, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसको एफ इंडेक्स भी कहा जाता है, ये कमेंस्ड हुआ है पुणे में, महाराष्ट्र में। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे ना कई बार क्या होता है, हम लोग अफ्रीका से रिलेट कर जाते हैं कि सिर्फ साउथ अफ्रीका होगा। देखो ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो आता है उसमें बहुत सारी कंट्रीज जो थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टोटल अगर मैं बात करूँ तो 100 पार्टिसिपेंट थे। अब पार्टिसिपेंट 100 किस तरीके के थे, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज भी थी जिसमें इजिप्ट, घाना, केनिया, मोरक्को, नाइजीरिया, कॉन्गो, रवांडा, ये बहुत सारी कंट्रीज जो थी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये क्या पहला एडिशन था? नहीं, ये दूसरा एडिशन था जो इस साल कंडक्ट हुआ है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, एफ इंडेक्स 2023। ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कमेंट्स हुआ है, तो वो पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पार्टिसिपेंट जो थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पहला एडिशन इसका 2019 में हुआ था, मार्च के महीने में ही हुआ था, 2019 में कंडक्ट करवाया गया था। वो भी आपका पुणे में हुआ था, और ये वाला भी आपका पुणे में ही कंडक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अभी हाल ही में क्रोल रिपोर्ट आई है सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन को लेके, जिसमें ये कहा गया है बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम इसका नाम रखा गया था। इसको भी मार्च महीने में रिलीज किया गया था। और इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी कौन बने हैं विद द ब्रांड वैल्यू ऑफ 181.7 यूएस डॉलर्स मिलियन में। तो ये विराट कोहली को पीछे करके बने हैं। फोटो से आप लोग समझ चुके होंगे। आमतौर पर काफ़ी टाइम से विराट कोहली जो थे वो थे जिनकी ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इस बार जो है वो कौन बने हैं, वो बने हैं रणवीर सिंह। तो यहाँ पे इनके भी पॉइंट को याद रखिएगा, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि विराट कोहली पिछले 5 सालों से इस जो लिस्ट को टॉप करते आ रहे थे, और इस साल रणवीर सिंह ने यहाँ पे इन्हें पीछे किया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस जो एक स्ट्रीक टूटती है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को ऑब्जर्व किया गया था अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 मार्च 2023। तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो देखो सबसे पहली चीज, ये जो डेज हैं ये ऑर्गेनाइज कौन करता है एनुअली? तो आपको बता दूं, ये जो डेज को ऑर्गेनाइज किया गया था, ये किया गया था यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक है, और इसके साथ ही FAO भी करता है साथ में पार्टिसिपेट। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है रोम, इटली में। और इस दिन की थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार जो डे ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। यहाँ पे इसको याद रखना। एक इसके साथ ही एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट डे जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है, वर्ल्ड वाटर डे 2023 ऑब्जर्व किया गया था। किस दिन? ये किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? तो देखो जो वर्ल्ड वाटर डे है इसको ऑब्जर्व किया गया था मार्च 22 को। सही, 22 मार्च को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, जिसको WWD के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करवाती है ताकि अवेयरनेस को जो है वो क्रिएट किया जाए और इंस्पायर किया जाए एक्शंस अगेंस्ट द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस अक्रॉस द ग्लोब। तो जितना भी यहाँ पे था पूरे कोशिश की जाती है कि जो 2 बिलियन के करीब लोग हैं जो कि अभी आज की डेट में उनके पास एक्सेस नहीं है सेफ वाटर का, तो उन लोगों तक पानी की जो वैल्यू है, या जो हम लोग जैसे हम लोगों के पास अभी है, हम लोग जो वेस्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ें समझाने के लिए ये डेज जो है ये मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 22 मार्च को ये ऑब्जर्व किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में
कौन सा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है जिसने रिसेंटली साइन करा है एक एमओयू संत निरंकारी मंडल के साथ फॉर नशा मुक्त भारत अभियान NMBA अवेयरनेस अमंग यूथ वुमेन एंड स्टूडेंट्स। तो आपको बता दूं ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने हाल ही में एक MOU साइन किया है। किसके साथ? इन्होंने किया है NMBA के साथ, नशा मुक्त भारत अभियान के लिए संत निरंकारी मंडल के साथ ये इन्होंने एक MOU साइन किया है, ताकि जितने भी यूथ है, वुमेन है, या जो बच्चे आज की डेट में यहाँ पे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनको ये बताया जाए या उनको इससे पीछे किया जाए। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे नशा मुक्त भारत अभियान को लेके। तो ये जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हमारे यहाँ पे जो आती है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्हीं के द्वारा किया गया है। ये आज की डेट में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है? ये 372 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, जिसमें आप लोगों को जान के खुशी होगी कि SSS भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्ले करता है। जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने कोशिश की थी एक टीम बिल्ड करने की इन्हीं के लिए, जो यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर की सोसाइटी है उनके साथ। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को भी अवेयरनेस प्लान यहाँ पे चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। तो इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर हैं आज की डेट में वीरेंद्र कुमार जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है टीकमगढ़। टीकमगढ़ कहाँ पे आता है आपका? टीकमगढ़ आपका आता है मध्य प्रदेश में। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नशा मुक्त भारत अभियान में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये भी याद रख लेना, ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली एक MOU साइन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके इंडिया का फर्स्ट PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड एपरल पार्क। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चंस में ना, जब कभी भी कोई पहला इस तरीके का पार्क बनता है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स और एपरल पार्क जो यहाँ पे है, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना PM मित्रा। पेपर में जो आपके आमतौर पे बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे जो भी आपके होंगे अगस्त में हो जाएगा या कोई भी, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताओ भैया इसमें T क्या था। तो ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये MOU साइन किया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की सरकार ने MOU साइन किया है। PM मित्रा जो पार्क होगा, ये टोटल 1050 एकड़ के करीब करीब ज़मीन पे बनेगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि किस सरकार ने सेंटर के साथ किया है, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना। PM मित्रा आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला एक ऐसा पार्क है जो कि सेंटर स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बना रही है, तो ये आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में पद्मश्री अवॉर्डी अभय छजलानी जी का निधन हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस फील्ड से रिलेटेड थे। देखो पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, ऑब्ituaries पे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, तो आपको पहला यहाँ पे यही याद रखना है कि जिनका निधन हुआ है ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे। तो ये जो थे ये एक काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट थे, काफ़ी वेटरन जर्नलिस्ट थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस फील्ड में इनको यहाँ पे अवार्ड मिला है, अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक होमवर्क मैं छोड़ता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जर्नलिस्ट थे, अब आपको बताना है कि इनको इनमें से किस चीज़ को लेके जो है अवार्ड मिला है। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो देखो, पद्मश्री की अगर मैं बात करूँ, ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। पहले पे भारत रत्न आ जाता है, फिर आपका पद्म विभूषण भूषण, और उसके बाद आपका पद्मश्री, ठीक है। 4th जो है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, तो ये इन्हें मिला था लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में। अगर पूछा जाएगा ये कौन थे, तो ये जर्नलिस्ट थे, ठीक है। कई बार डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कि किस फील्ड में मिला था, आपको ये पूछा जा सकता है कि किस फील्ड से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, जर्नलिस्ट थे, ऑथर थे, क्या थे। तो बट ये भी याद रखना कि इनको पद्मश्री जो मिला था वो किस फील्ड में मिला था, वो मिला था उन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में किस कंट्री की नेवी के साथ इंडियन नेवी ने रिसेंटली बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉनकन 2023 जो है अभी हाल ही में किया। देखो कॉनकन की बात करूँ, कॉनकन मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोग करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो यूके की कौन सी आर्मी, जैसे हम लोगों के आगे इंडियन नेवी, तो यूके से क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन नेवी है, तो यूके में क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है रॉयल नेवी, ठीक है।
रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम के साथ हम लोगों ने करी थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि अब जैसे कॉन्कन है, कहाँ पे हुई है, कॉन्कन कोस्ट में हुई है। कॉन्कन कोस्ट कहाँ पे है, ये है अरेबियन सी में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो काफ़ी टाइम से एक्सरसाइजेस चल रही है ना, जैसे एक्सरसाइज कॉन्कन है, इसका नाम ही आया है वेस्टर्न कोस्टल रीजन के नाम के ऊपर, जो 2004 में ये शुरू हुई थी एक्सरसाइज। तो ये काफ़ी पुरानी है, जो ज़्यादा पुरानी हो जाती है उसमें मैंने आपको बताया था बहुत रेयर चांसेस होते हैं, पूछा जाता है कि किसके साथ होती है। आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये पहले ही पता था यूनाइटेड किंगडम के साथ होती है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये हुई कहाँ पे थी। आजकल एग्जामिनर अगर क्वेश्चंस को ट्विस्ट इस तरीके से कर रहे हैं तो हमें इस पे ध्यान देना है। नेम द कंपनी दैट हैड रिसेंटली रिसीव द नेशनल लेवल सेफ्टी अवार्ड, इस्पत सुरक्षा पुरस्कार। अभी हाल ही में किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दूं ये किया गया है RINL को, यानी कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अभी हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बस राष्ट्रीय याद रखना है, बाकी इस्पात निगम आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे और यहाँ पे आप लोग इसका आंसर कर देंगे। एक स्टील प्लांट है, ये कॉर्पोरेट एंटिटी है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की, और ये नवरत्न कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो इसमें आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। यहाँ पे जो बना है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, और होमवर्क आप लोगों का यहाँ पे क्या है, आप लोगों को बताना है कि इंडिया का क्या टारगेट है कि हम लोग कब तक जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको ख़त्म कर देंगे इंडिया से, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हम लोगों का टारगेट क्या है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये मनाया जाता है हर साल 24 मार्च के दिन, ठीक है। अब इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम जो थी वो थी येस वी कैन एंड टीबी। तो ये इसकी थीम थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं टीबी को ख़त्म करने के लिए इंडिया से ही। तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ वन वर्ल्ड टीबी समिट जो हुई थी 24 मार्च के दिन ही, उसमें ऑब्जर्वेंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया भी उसमें शामिल था, और प्रधानमंत्री ने यहाँ पे एक समिट को एड्रेस भी करा था और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी दिए थे जो कि स्टेट और यूटी को दिए जाते हैं, अलग अलग फील्ड्स में थे। तो ये पूरे इवेंट को याद रखिएगा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को पता है कि इसका पूरा देखरेख करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कब बनी थी, हेडक्वार्टर आप लोगों को पता ही है कि ये है जिनीवा में। मैं मान के चलता हूँ यह बेसिक जो डेटा है ये आपको याद रहेगा, क्योंकि हम हर लेक्चर में कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करते हैं। एस्टेब्लिश कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 में। तो ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम और ये किस दिन मनाया जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको बताना है कि पहली स्टेट, 3 होमवर्क मैं देके जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन पे, या यूटी कौन सी थी जो कि टीबी फ्री है? पहली डिस्ट्रिक्ट इंडिया की कौन सी थी जो कि टीबी फ्री बनी है अभी रिसेंटली? और आपको बताना है कि हम लोग इंडिया की टीबी को कब तक खत्म करने का टारगेट लेके बैठे। ये तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, शहीदी दिवस जो है वो मनाया गया था। हर साल हम लोग ये मनाते हैं इंडिया में 2 बार, ठीक है। पहला हम लोग मनाते हैं जब गांधी जी का निधन हुआ था, दूसरा हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को, जब भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी ने को फांसी दे दी गई थी 1931 में। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चंस बन जाते हैं थोड़े से, आप लोगों को ये बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। किस जेल में इनको ये फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी सेंट्रल जेल में, जो कि कहाँ पे थी? जो कि उस समय थी लाहौर में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी? ये 92nd शहीदी दिवस जो था ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कि मार्च 23 को हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये सिर्फ 23 साल के थे। राजगुरु इनफैक्ट 22 साल के थे, सुखदेव 23 साल के थे, और भगत सिंह भी 23 साल के थे, जिस एज में हम लोग ग्रेजुएशन बस ख़त्म ही करते हैं, उस डेट पे इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो अलग मार्टियर्स डे हम मनाते हैं, मैंने आपको बताया 2 से 3 हम लोग मनाते हैं, जिसमें एक तो हमारा महात्मा गांधी जी का हुआ था जब, और नवंबर 19 को भी मनाया जाता है जब मराठा, ये स्टेट वाइज मनाए जाते हैं बहुत सारे, जब झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई,
उनकी बर्थ एनिवर्सरी को दिन ही उन्होंने अपनी, जैसे आपको नवंबर 19 को याद रखना है, ये स्टेट वाइज एग्जाम्स में आप लोगों को याद रखना, बट मेजरली आपको दो पता होने चाहिए, 23 मार्च और जनवरी में जो हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जो कि पहली बनी है जिसने राइट टू हेल्थ एक्ट को पास किया है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये पास किया है गारंटी राइट टू हेल्थ? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के द्वारा। राजस्थान ने अभी रिसेंटली अनाउंस करा था अपने असेंबली में ही, और इन्होंने सारे जो बिल थे उनको क्लियर कर दिया राइट टू हेल्थ को लेके। सितंबर 2022 में ही ऑलमोस्ट सब पास हो चुके थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली पहली स्टेट ऐसी बन चुकी है जिसने ये सारा करा है। तो पहला पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलेंगी। तो पहली स्टेट कौन सी है राइट टू हेल्थ एक्ट को लेके? तो वो है आपकी राजस्थान। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्च 2023 में इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक जो है ऑपरेशनल हुआ है बिटवीन संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के ऑफिस में, जो कि कहाँ पे है? तो देखो, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क जो है ये शुरू हो चुका है। आप इसको गेस भी कर सकते हैं। जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं ये आमतौर पे नई दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी में ही होती हैं। तो बट यहाँ पे याद रखना, पहला है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड नेट टेलीकॉम नेटवर्क है। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल जिसको हम बार B1। अब ये क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इन डिटेल्स आता है ना, तो या तो वो पूछ सकता है कि जो पहला सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है उसका क्या नाम क्या है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है? ये क्योंकि जितनी भी चीज़ें पहली पहली होती हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आता हूँ उसमें वही क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे लेके आऊँ। इसके अलावा अब यहाँ पे दो कंपनीज हैं जिसमें पहला आपका नेल्को आ जाता है यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, और दूसरा आ जाता है आपका बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। इन दोनों ने मिलके, या इन दोनों को ही हाल ही में इन्होंने मिलकर डेवलप करा है इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफिकेट रेफरेंस मटेरियल, जिसका नाम है बार्क 1201। ये आपका साइंस एंड टेक जो आता है ना उसमें ये चीज़ें पूछी जाती है। अब साइंस एंड टेक भी 2-3 का इस किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं। एक इसमें आपका डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, एक इसमें आपके स्पेस टेक्नोलॉजी के बनते हैं, और एक इसमें आपके कई ये मटेरियल जिस तरीके के होते हैं ना, कभी कभी ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया अब 5th कंट्री बन चुकी है वर्ल्ड में जिसके पास ये मटेरियल बनाने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो ये इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में आपको बताना है जो टाटा विमेन प्रीमियर लीग हुई थी, ये पहला एडिशन था। अब इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मैं आपको ये पूरी जब PDF शेयर करूंगा तब आप इसमें सारा डिटेल में पढ़ लेना, बट फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि करेक्ट है। अब बात आती है टाटा वुमेन प्रीमियर लीग को लेकर। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो आती है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था। मेन और विमेन दोनों का टाटा था, ठीक है? दूसरी चीज़, मुंबई इंडियन जो थी उसने क्या किया था, इनॉग्रल कंपटीशन जो था, चैंपियनशिप जो थी उसको जीता है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हेले मैथ्यूज को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला था। अब यहाँ पे बात आती है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हेले मैथ्यूज जो थी वो किस फील्ड से रिलेटेड है। देखो, आमतौर पे विमेन क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये पूछा जाता है। मैग लेनिंग जो थी उन्होंने ऑरेंज कैप जीती है। ये भी आप दोनों को याद रखना है कि ये क्रिकेटर्स जो हैं ये जो है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है। ये दोनों क्रिकेटर्स हैं। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर जो थी वो कैप्टन भी थी यहाँ पे। तो बस आपको इनके नाम याद रखने और आपको ये याद रखना है कि जीता किससे था ये एडिशन। तो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं। क्लियर है यहाँ तक? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और हाँ, एक और चीज़ आप लोग याद रखना, यहाँ पे जो वेन्यू था वो जितने भी मैचेस हुए हैं ये सारे आपके मुंबई में ही हुए थे। तो याद रखने में आसानी हो जाएगी कि मुंबई में ही सारे मैचेस हुए थे और विनर भी आपकी मुंबई इंडियंस ही बनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स के साथ, ताकि वो ट्रेन और प्रोवाइड कर सकेंगे जॉब्स अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के तहत। तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये एक MOU साइन किया है
ताकि ये जितने भी हमारे लोग हैं या जो जॉब्स के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें मिले, उन्हें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकेंगे और किस के अंडर करेंगे वो स्कीम भी आप लोगों को याद रखनी है। ये है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, और यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि टोटल 31,067 जो लोग हैं, जो पुअर यूथ है, उनको एक मिनिमम पीरियड, अगर मैं बात करूं 6 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी, और मिनिमम सैलरी जो इनको कहा गया है वो है 10,000 रुपये। तो इसके तहत यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाने की बात कही गई है। तो ये याद रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट है, अगर यहाँ पे ग्रामीण जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसके अंडर दी जाएगी, तो ये आप लोग याद रखना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी मार्च में ही PFRDA के द्वारा, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अमेंड करा है PFRDA रिड्रेसल एंड सब्सक्राइबर ग्रीवेंस रेगुलेशन 2015 को, और जो इंक्रीज कर दी गई है अपर एज लिमिट ऑफ द अम्बड्समैन फ्रॉम 65 ईयर्स टू डैश। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग, अब जैसे आप लोग EPFO का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है करंट अफेयर्स की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अपर एज लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया है 65 ईयर्स से, वो बढ़ा के कर दी गई है 70 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जब आप अगर स्टैटिक जीके में पढ़ते रहोगे PFRDA की अगर बात की जाए तो इसमें जो रेगुलेशंस में अपर एज लिमिट क्या रहती है, तो वो 65 आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में मार्च में ये चेंज होकर 70 ईयर्स कर दी गई है। अब वैसे ही एक आता है आपका अटल पेंशन योजना, उसमें क्या है, उसमें भी 18 साल जो है वो मिनिमम एज है। आपको बताना है कि मैक्सिमम कितनी है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में अभी रिसेंटली पूछा गया था, तो याद रखिएगा एक अटल पेंशन योजना की मैक्सिमम एज कितनी रहती है जो कि इनरोल कर सकता है। 60 साल के बाद आप लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है इसमें भी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि मैक्सिमम एज क्या है जिसमें आप लोग APY में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। गंगामर्दन हिल जो है, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, और इसको 37th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया की। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में। दूसरा पॉइंट, अब मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें 75 जो हमारी रामसर साइट्स हैं उनको एक ट्रिक के बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सारी सिखा दूँ, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका रामसर साइट पे भी बनेगा। फिर वो कई बार स्टैटिक जीके फॉर्म में कहीं से भी उठा के पूछ लेते हैं कि कौन सी किस स्टेट में, तो एक ट्रिक की फॉर्म में लाऊंगा। सिंगल वीडियो के बाद आपको 75 की 75 जो है वो याद हो जाएंगी बहुत जल्द। इसी चैनल पे आप लोगों को ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे अब बात की जाए, पेपर में देखो ये नहीं पूछा जाएगा कि 37th हेरिटेज साइट कौन सी है। पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठेगा और आएगा कि किस जगह पे आपको ये हिल देखने को मिलती है। स्टैटिक जीके की फॉर्म में आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर आप सारी हिल्स को याद करना शुरू कर दोगे, बट ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। स्टैटिक जीके नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपको करंट अफेयर्स ही जो है वो ही स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, ये जो हिल हैं ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में जो CBDT के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा जो एक डेडलाइन दी गई थी परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को आधार के साथ लिंक करने की, इसको बढ़ा दिया गया। पहले क्या कहा गया था कि 31 मार्च लास्ट डेट है, अगर जिसके लिंक नहीं होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये भी अब वापस से जो है बढ़ा दी गई है। अभी की अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 51 करोड़, ठीक है, जो पैन है वो लिंक है आधार के साथ, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के या कुछ लोगों के नहीं है। तो जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके फैमिली के या किसी के हैं तो आप लोग इसको घर बैठ के भी लिंक कर सकते हैं इनकम टैक्स की साइट पे जाके, या कहीं पे भी आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है इसको बढ़ा दी गई है और ये कर दी गई है 30 जून। तो इसको अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एक और क्वेश्चन की। अब ये मैंडेटरी है, तो मैंडेटरी किस सेक्शन के अंडर इसको मैंडेटरी करा गया है? जो आपके एग्जाम्स है EPFO APSC के, तो ये इनमें ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बता दूं, ये सब सेक्शन जो सेकंड है, ठीक है, सब सेक्शन सेकंड ऑफ सेक्शन 139 AA, इसके तहत जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा 1961, उसके तहत इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। और 1 जुलाई से ये जो है से, और अगर अब यहाँ पे एक चीज़ बात करें, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आधार तो अभी रिसेंटली आया है,
ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी थोड़े मान लीजिए 8-9 साल हुए हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ों को कब कहा गया था, तो देखो ये जो 2017 से 1 जुलाई 2017 से ये कहा गया था, इंटीमेट करना शुरू कर दिया गया था कि आधार नंबर जो है उसको आप लोग पैन के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचें कि आज एक इमीडिएट इतनी जल्दी हम लोगों को एक वार्निंग दे दी गई कि आधार और पैन को लिंक करवाओ ही करवाओ। तो ये 2017 से चलता आ रहा है, जिसको अब गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट वे में कर रही है, बट फिलहाल एक्सटेंड हुआ है, आप लोग इसको लिंक करवा देना है। डेडलाइन जो है ये पूछी जा सकती है रीसेंट एग्जाम्स में जो आपके जून से पहले पहले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अलॉन्ग विद IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट फाइटर्स वर रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द कोबरा वॉरियर 2023। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो हुई है, अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के सामने है, क्योंकि पहली बार कंडक्ट करवाई गई है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज है ये पहली बार हुई है, कहाँ पे हुई है, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसमें पार्टिसिपेट किसने किया था। अब नेवी की अगर मैंने बात की कॉनकन में, तो उसका नाम क्या है यूनाइटेड किंगडम की, तो वो है रॉयल नेवी। और अगर मैं एयरफोर्स की बात करूँ तो इसका नाम क्या है, रॉयल एयरफोर्स। तो ये आपको थोड़ा सा आसान है याद रखना। अब इंडिया की तरफ से अगर मैं बात करूं तो किसने किया था, तो यहाँ पे किया गया था C-17 ग्लोब मास्टर 3 एयरक्राफ्ट ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और किसने पार्टिसिपेट किया था, वो किया गया था IL-78 मिड एयर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना ज़रूरी है, पेपर में बहुत मुश्किल अगर होगा क्वेश्चन अगर सेट करेगा तो ये पूछा जाएगा, नहीं तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये जो पहली हुई है कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुई और किसके साथ हुई। और इसके अलावा हमारा मिराज ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो इसका आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको एबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत। एक बार मेरी शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने देखा है, फिर वो सेंटर स्टेट दोनों एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। पेपर में पूछा जाता है कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। ये बहुत ही मतलब एक कॉमन क्वेश्चन मान लो, या बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से मान लो। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है लुइस एंजल कैफेरेली को, जो कि अर्जेंटीना अमेरिकन मैथमेटिशियन है। और अगर बात की जाए किसके लिए मिला है, तो ये एक्सपर्ट है किसके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, ठीक है। इनको इस फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है। अब एबल प्राइज मिलना, ये इसे मैथ का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट कर लेना है। ये जो अवार्ड दिया गया है, अगर यहाँ पे बात करूँ इनकी, तो ये अवार्ड इनको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मिला है। एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है, मैथमेटिक्स में मिलता है, ये भी याद रखना है। दोनों स्टैटिक जीके की फॉर्म में या करंट अफेयर की फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के साथ जो है रिसेंटली अप्रूव करा है सेटअप ऑफ 180 करोड़ वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वो बनाया जा रहा है। कहाँ पे ये बनाया जा रहा है, धरवाड़ में। धरवाड़ कहाँ पे है, धरवाड़ जो है ये धरवाड़ जगह है आपकी कर्नाटका पे, तो यहाँ पे इसको बनाया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि इसके तहत 18,000 जॉब जो है वो क्रिएट होंगी। तो फिलहाल यहाँ पे ये याद रखना कि MEITY के साथ मिलके कर्नाटका की गवर्नमेंट ये कर रही है, और तमिलनाडु के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके क्या कर रही थी, वो एक अलग से प्रोडक्ट जो है, मटेरियल जो है वो बना रही है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लांट आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13.7 किलोमीटर का मेट्रो स्ट्रेच जो है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए शुरू किया है, फ्रॉम वाइल्ड फील्ड कडुगोडी से लेके कृष्णाजमपुरम, जो कि कहाँ पे है। देखो प्रधानमंत्री ने रिसेंटली ये जो 13.5 के करीब किलोमीटर का, जो 13.7 किलोमीटर का वाइल्ड फील्ड KR पूरा मेट्रो लाइन जो बनाई है, ये कहाँ बनाई गई है, बेंगलुरु में बनाई गई है। इसका इनॉग्रेशन किया था अभी रिसेंटली, तो इसको याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है। और अगर यहाँ पे बात की जाए बेंगलोर मेट्रो की, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया का। लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है आपका
दिल्ली का। ठीक है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में पूछा गया है ऑटन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपकी इनकरेक्ट है। देखो, पहली चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो ये पासपोर्ट इंडेक्स आप लोगों के सामने आते हैं या जितने भी आप लोगों के इंडेक्स आते हैं, अब आप लोग सोचते हैं कि सर 2022 के याद रखें या 2023 के याद रखें। तो देखो, जो भी आपके 23 के रिसेंटली आ रहे हैं, जिसमें आपका अभी हैप्पीनेस इंडेक्स था जो भी आया था, जिसमें इंडिया का रैंक 10 इंप्रूव हुआ है, 126 हो गया है, फिनलैंड ने टॉप किया है। अब यहाँ पे पिछले साल क्या था, पिछले साल ये रैंक था हमारा 136। अब यहाँ पे ये चीज़ें ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि याद दोनों रखो, बट एग्ज़ाम में जो डेट लिखी होगी ना उसको ध्यान से पढ़ लेना। हो सकता है आपको 2025-22 पूछा और वहाँ पे 136 126 दोनों दिए हो, तब आप लोग कहीं गड़बड़ ना कर दो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपको बता दूँ फिलहाल जो करेक्ट है पहले मैं वो बता देता हूँ। इंडिया का रैंक इसमें 71st रहा है ग्लोबल पासपोर्ट रैंक में, और इसके अलावा यूएई का जो पासपोर्ट का रैंक है वो फर्स्ट है, बोथ ग्लोबल पावर रैंक में और इंडिविजुअल पावर रैंक में विद द मोबिलिटी स्कोर ऑफ 181। तो ये दोनों पॉइंट जो आपके सही हैं, पहला पॉइंट जो है आपका वो गलत है। क्लियर है यहाँ तक? पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है, बाकी दो आपके सही है, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी जो है, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया था इनकरेक्ट। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको पूरा डिटेल में ही बता देता हूँ कि ये न्यूज़ में था क्या। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको पूरा क्लियर कर दूँ। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा जी। तो देखो, आपको बता दूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिया का जो रैंक रहा है, मैं आपको अब यहाँ पे करेक्ट बता देता हूँ। इंडिया का रैंक यहाँ पे 70 नहीं था, इंडिया का रैंक यहाँ पे 144 था, मोबिलिटी स्कोर हमारा 70 था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो गलत है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, यूएई का रैंक जो था वो फर्स्ट है और इसका मोबिलिटी स्कोर 181 रहा है, यहाँ पे इसको भी याद रख लेना। अब हमसे इनकरेक्ट पूछी गई थी यहाँ पे, तो हमारी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमारी करेक्ट है। तो आंसर इसका ओनली एंड बी होगा। पहली स्टेटमेंट भी गलत है। इसमें क्या लिखा गया, इंडिविजुअल पासपोर्ट पावर रैंक इंडिया का जो है 6 प्लेसेस से गिरा है, यहाँ पे ये लिखा गया है, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों का रैंक जो है वो 144 हुआ है, मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका दोनों जो है स्टेटमेंट्स गलत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसको रिसेंटली सर्टिफाई किया गया है एज अ मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो देखो, दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनको मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, जिसमें एक आती है अजरबैजान और एक आती है आपकी तजाकिस्तान। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 2। अभी हाल ही में कौन सी सिटी ऐसी है जिसने रिसेंटली रिकग्नाइज किया गया है 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर? और इसको भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जो हाल ही में आपकी अगर बात करूं जो सिटी को किया गया है, तो ये है मुंबई की। मुंबई महाराष्ट्र को लगातार दूसरी बार रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड ट्री सिटी। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंडियन है तभी दूसरी बार हुआ है, तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगातार दूसरी बार 2021 में भी इससे ही सम्मानित किया गया था और 2022 में भी अभी नहीं किया गया है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ का फ़र्क क्या है, 2021 में ये अवार्ड जो था ये 2 सिटीज़ को मिला था, जिसमें आपकी हैदराबाद भी थी। इस बार सिर्फ मुंबई है, तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर पेपर में 2000 पिछले एडिशन का पूछा जाएगा तो तब भी आप लोग याद रखना, तब हैदराबाद और मुंबई दोनों थी, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ मुंबई है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसे अवार्ड किया गया है चमेली देवी जैन अवार्ड के साथ फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन 2022 का? ये कहाँ दिया जाता है? ये दिया गया था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। तो आपको बता दूं, ये जो जर्नलिस्ट हैं धान्या राजेंद्रन, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फाउंडर और एडिटर हैं द न्यूज़ मिनट की। तो इन्हें हाल ही में अभी सम्मानित किया गया था इस अवार्ड के साथ, तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में पहला डे ऑब्जर्व किया गया है, पहली बार। क्या नाम है इसका? इस डे का नाम है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व्ड ऑन। तो देखो, पहला जो ये डे है जो ऑब्जर्व किया गया है, तो ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया है?
जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन में आपको इस तरीके का डेटा मिलता है जो कि पहली बार ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कब किया गया है? ये किया गया है 30 मार्च के दिन। इसी के साथ एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, वर्ल्ड पपेट्री डे जो है ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा करने के लिए पपेट्री को ग्लोबल आर्ट फॉर्म में विद द थीम कॉल ऑफ फॉरेस्ट। रिसेंटली ये कब ऑब्जर्व किया गया था? तो ये किया गया था 21 मार्च को। ये जो डेज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वो डेज लेके आता हूँ जो कि पूछे जाने के चांसेस आप लोगों के थोड़े से बढ़ जाते हैं, और इसको आप लोग याद रखिएगा। दोनों डेज आपको पता होने चाहिए। ज़ीरो वेस्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अगर मैं वर्ल्ड पपेट्री डे की बात करूं तो ये मार्च 21 को मनाया जाता है, ताकि जितने भी आर्ट ग्लोबल आर्ट फॉर्म जो है पपेट्री का, इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर आप लोग राजस्थान में जाओगे आप लोग भी देखते होंगे, और वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज़ में ये आर्ट जो है ये बहुत फेमस था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है। इनफैक्ट रामायण और महाभारत के में भी मेंशन है पपेट का, जो पपेट्री का, तो यहाँ पे इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स टोटल हमारे जो है 105 है लिस्ट में, हुरून ग्लोबल लिस्ट जो आई है, रिच लिस्ट जो आई है। अब आपको बताना है कि हम लोग किस रैंक पे, इंडिया किस रैंक पे रहता है इस लिस्ट के बाद। तो इंडिया का जो रैंक है वो रहा है 3rd। हमारे पास 105 सेल्फ मेड बिलियनियर्स हैं, जिनमें आप लोग बहुत सारे नाम जो लिस्ट में हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए फिर यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आपका मार्च यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपको अप्रैल फर्स्ट वीक भी मिल जाएगा, और कोशिश अब रहेगी कि अब हर संडे को, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक भी आपको संडे को मिल जाएगा, हर संडे आपकी क्लासेस होंगी, और आपको एक वीकली पूरा एक हम पूरा प्रोसेस बना देंगे कि एक स्ट्रीमलाइन कर देंगे चीज़ों को, ताकि आपको पता रहे पहले कि कौन सी चीज़ मिल रही है। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, आप हमारे साथ हमारी ऐप पर जुड़ सकते हैं, या आप हमें बाकी जगहों पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। देखो कभी ना कभी तो आप लोगों की सिलेक्शन होनी ही है, फिर वो आज हो, कल हो, परसों हो। अगर टाइम लग रहा है तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को चेंज करने की जरूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।